हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 30th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 12 लेक्चर हो चुके हैं। अब आपको देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 13th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसमें हम जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट, देन आफ्टर स्पॉट एक्सचेंज क्या है। ये सारे आपको इंस्ट्रूमेंट, इवन आपको पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट समझा दूंगा सिर्फ ओनली एक ही वीडियो में। बस ध्यान से देखिए। चलते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। अभी आप इसको छोड़िए। देखो, मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था इकोनॉमिक्स का फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। क्या? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जिसके जरिए कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन, कुछ भी इंस्टीट्यूट, वो जब कैपिटल रेस करता है फ्रॉम पब्लिक, देयर आर डिफरेंट प्रोसेस, देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द गवर्नमेंट और अदर एरियाज। क्लियर? तो कौन कौन से मैंने बताए थे आपको? पहला बताया था मनी मार्केट। मनी मार्केट, जिसमें आपको मैंने पूरे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट किस तरह से रेस करे जाते हैं कैपिटल को, यह बताया था। क्लियर? बट इसमें एक डिफरेंस था। मनी मार्केट जब कैपिटल रेस करा जाता है लेस देन 365 डेज, मींस एक साल से कम अगर कैपिटल रेस करना है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में आएंगे। और आपको अगर जानना है मनी मार्केट को डिटेल में, तो आप मेरे फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का वीडियो देख लीजिए। उसमें सारे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट, इवन आपको पूरा मनी मार्केट के बारे में समझाया है। क्लियर? सेकंड है कैपिटल मार्केट। ये मैंने नहीं बताया था। कैपिटल मार्केट इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाऊंगा इंडियन स्टॉक मार्केट का, जिसमें आपको पूरी कैपिटल मार्केट समझाऊंगा। क्लियर? कैपिटल मार्केट में क्या होता है? जब हमें फंड को रेस करना पड़ता है मोर देन 1 ईयर, जब हमें कैपिटल चाहिए मोर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल मार्केट। अब इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिवेंचर, ये कई सारे म्यूचुअल फंड, ईटीसी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम जानेंगे। क्लियर? ये कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये कैपिटल मार्केट है। अब हम समझते हैं जो मैंने आपको बताया कि इंडियन सिक्योरिटी मार्केट है क्या। देखो, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट क्या है कि एक फाइनेंशियल मार्केट का सेगमेंट है जिसमें लॉन्ग टर्म तक के लिए कैपिटल को रेस करा जाता है बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट? शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड। क्लियर? ये सारा मैंने आपको बता दिया, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई इंडियन सिक्योरिटी मार्केट क्या है। जब हमें मार्केट से कैपिटल चाहिए, रेस करना है मोर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल मार्केट और दैट इज कॉल्ड अ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। डेफिनेशन समझ में आ गई। इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये कई सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हमें जब एक साल से ज्यादा के लिए कैपिटल रेस करना है, दैट इज कॉल्ड अ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। समझ में आ गया? अब इसमें मैं आपको सारा बताऊंगा, ब्रोकर क्या है, जॉबर क्या है, सेबी क्या है, सेबी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सेटअप करने के लिए, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, इंटरनल ट्रेडिंग क्या है, क्यों सेबी आया और सेबी ने ऐसे कौन से नियम बनाए हैं, कौन से रूल रेगुलेशन है, ये रेगुलेट कैसे कर रहा है, ये आपको सारा बताऊंगा। चलते बनाएंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। देखो, आप एक एग्जांपल लीजिए। जैसे मानिए मैंने कोई कंपनी खोली, किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी खोली। क्लियर? अब क्या है कि कोई भी आदमी इनफ नहीं बोल सकता कि मेरे पास इनफ पैसा है, मैं पूरी कंपनी चला लूंगा। उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो,
कोई भी सफिशिएंट पैसा नहीं है किसी के पास, सबको कैपिटल की ज़रूरत है। समझे मेरी बात को, कैपिटल की ज़रूरत है क्योंकि क्या है, डे टू डे वर्क करना है, डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए मनी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, कैपिटल सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब क्या करूंगा, इस कंपनी के मैं शेयर बेचूंगा। कैपिटल कैसे रेस करूंगा, शेयर बेचूंगा, शेयर बेचूंगा फॉर जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट बायर होगा, जो भी मेरे इंस्ट्रूमेंट बायर होगा या बॉन्ड डिवेंचर शेयर कई सारे मार्केट में रेस करूंगा। तो क्या है प्राइमरी मार्केट, क्या है कि जब कोई कंपनी डायरेक्ट शेयर इशू करती है टू द पब्लिक, टू द इंस्ट्रूमेंट परचेजर, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। समझ में आया मेरी बात को, जब कंपनी कोऑर्डिनेट कर रही है, जब कंपनी शेयर को बेच रही है, इक्विटी बेच रही है या फिर बॉन्ड बेच रही है, डिवेंचर बेच रही है टू द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मार्केट। आप एक बात समझो कि प्राइमरी मार्केट का मतलब जब कंपनी इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर जो कंपनी खुद शेयर बेच रही है वो कहलाएगी क्या, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मतलब फर्स्ट ही कहेंगे प्राइमरी को। तो प्राइमरी में जब कंपनी, कोई नई कंपनी है, पुरानी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो अपने शेयर सेल कर रही है या फिर बॉन्ड से सेल कर रही है या डिवेंचर सेल कर रही है, कुछ भी सेल कर रही है, म्यूचुअल फंड सेल कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मार्केट। इतना समझिए, जब कंपनी इन्वॉल्व हो दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मार्केट। समझे। अब सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम जानेंगे। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ कि कई सारे शेयर, इक्विटी, बॉन्ड, डिवेंचर तो कंपनी ने बेच दिए। अब बेचने के बाद जिस आदमी ने खरीदे हैं, जिस कंपनी ने खरीदे हैं या जिस इंस्टीट्यूशन ने खरीदे हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है कि शेयर हमेशा होल्ड करा रहेगा, वो आगे बेचेगा भी। तो बेचने के लिए उसे दूसरा पर्सन भी चाहिए, क्योंकि वो वेट करेगा कि शेयर की प्राइस बढ़ जाए तभी बेचूंगा, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा। या फिर उसको लॉस करना है, शेयर की प्राइस रिड्यूस है तो बेच देगा, उसे लॉस करना है, या फिर उसको कैपिटल की जरूरत पड़ रही है तो वो बेच देगा। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जब कोई पर्सन या फिर शेयर होल्डर है, या फिर शेयर होल्डर है, वो किसी दूसरे को शेयर बेचता है। सेकेंडरी मार्केट क्या है कि जब किसी कंपनी ने शेयर बेचे, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मार्केट। अब वो शेयर होल्डर के पास चले गए, शेयर होल्डर क्या करेगा, अब वो बेचेगा उस मार्केट को, सेकंड पर्सन को बेचेगा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बेचेगा, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को बेचेगा। तो आप देखिए, आप एक और लाइव एग्जांपल लीजिए। आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, जैसे आरबीआई नोट छापती है, 10 रुपये का नोट छापा उसने, ठीक है। छापने के बाद उसने मार्केट में वीकेंड से लिक्विडिटी बढ़ा दी, मार्केट में दे दिया। अब वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी, क्योंकि वो डायरेक्ट आरबीआई ने छापा है, उसको वीकेंड से पब्लिश किया है और बेच फिर मार्केट में डाल दिया। क्लियर, वो किसी पर्सन के पास आया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो नया नोट लगेगा उसको कि मैं हमेशा इसको पॉकेट में रख लूं, इसको कहीं भी खर्च ना करूं, ऐसा तो करेगा नहीं। हाँ, 786 का होगा तो वो हमेशा के लिए पर्स में रख लेगा, वो अलग बात है। क्लियर। तो क्या है कि अगर उसको कुछ खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो पैसा, आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आप मार के खर्च कर रहे हो 100 रुपये, तो आपको पता चल रहा है 100 रुपये कहाँ पहुँच जाए। अभी एट प्रेजेंट दिल्ली में 100 रुपये खर्च करते हैं तो आपको पता है कि वो कानपुर कब तक पहुँच जाएगा, कोलकाता पहुँच जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी मार्केट। समझे मेरी बात को। अभी और समझाऊं कि समझ गए, मुझे लगता है समझ गए होंगे, मैंने लाइव एग्जाम के थ्रू समझा दिया। जब दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन और फोर्थ पर्सन, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी मार्केट। तो हम समझ लेते हैं, द मार्केट वेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट आर ट्रेडेड अमॉन्ग द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होल्डर। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होल्डर कौन है, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर है, वो दूसरे आदमी को, तीसरे पर्सन को बेचता है शेयर, तो वो कहलाएगी सेकेंडरी मार्केट। समझ में आया। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पूरी तरह क्लियर हो गया। चलते अपन आगे। देखो, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो क्या है कि अब आप समझिए, आप ऐसा तो नहीं है कि जो शेयर है आपके पास वो आप डायरेक्ट पर्सन को दे दोगे, नहीं, उसके लिए एक मीडिएटर चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जो आपको सिक्योरिटी दे, जो आपको सेफ बोला कि हाँ आप सेफ हो, बिल्कुल मीडिएटर है इसके ज़रिए।
तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब यही है कि जब मीडिएटर कोई फिजिकल इंस्टीट्यूशन, फिजिकल एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप करा जाता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज शेयर, बॉन्ड और डिवेंचर सिक्योरिटी को ट्रेड कराता है। क्लियर? ट्रेड कराता है। जैसे एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या एग्जांपल? BSE। नेक्स्ट एग्जांपल NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? ये सारे स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है ये? स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि ये फिजिकली इंस्टीट्यूशन है, ये आपको सिक्योरिटी देती है, सेफ्टी देती है। हाँ, आप शेयर को परचेज और सेल कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने तीसरे पर्सन से बात करी कि मैं आपको शेयर सेल कर रहा हूँ, शेयर अपने, तो आप डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट मेरे को पैसा दो, फिजिकली पैसा आ जाएगा आप पे, तो ऐसा तो नहीं है। बट आप मीडिएटर का यूज करके, स्टॉक एक्सचेंज का यूज करके जब आप अपने शेयर बेचते हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। समझे मेरी बात को? तो अपन समझेंगे वर्ल्ड का पहला कौन सा स्टॉक एक्सचेंज था। पहला वर्ल्ड का एंट्री ऑफ बेल्जियम में था, 1631 में पहले बना था। बेल्जियम पहले नीदरलैंड का पार्ट था। जब ये नीदरलैंड का पार्ट था, बेल्जियम अब अलग कंट्री है, ठीक है। बेल्जियम जब नीदरलैंड का पार्ट था तो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज ये बना था। क्लियर? कब बना था? 1631 में। देन आफ्टर दूसरा स्टॉक एक्सचेंज लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लंदन स्टॉक एक्सचेंज 1790 में ओपन हुआ था। कब हुआ था? 1790 में। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज समझेंगे, क्योंकि इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम नेटिव, उस टाइम नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से जानते थे। 1870 में सेटअप हुआ था। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर आप गलत बोल रहे हो, कई सारी बुक में 1875 लिखा हुआ है, ये 1870 क्यों बोल रहे हो आप? आपके मन में डाउट आएगा। तो क्या है कि इन दोनों को कंसीडर करो। ये नेटिव वाला जो कंसेप्ट है ये 1870 में ही सेटअप हुआ था, बट इसका नाम चेंज कुछ बोल सकते हैं कि ओपन अपना ऑपरेशनलाइज या काम करना स्टार्ट करता है 1875 में। क्लियर? आप दोनों देख सकते हैं, वी कैन सेटअप और ऑपरेशन करने में बड़ा फर्क होता है। समझे मेरी बात को? तो 1875। क्लियर? क्लियर? अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये और बताइए कि कैपिटलाइजेशन देखा जाए मार्केट का तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज क्या है? हमें 5-6 स्टॉक एक्सचेंज बता दीजिए कि जो सबसे बड़े हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, ये मैं डेटा बताऊंगा दिसंबर 2024 तक का। तो देखो, सबसे पहला जो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन का है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? सबसे पहला कौन सा है? मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्केट किसका है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, यूएसए का। क्लियर? देन आफ्टर सेकंड है क्लियर, ये भी यूएसए का है, नेक्स्ट को। क्लियर? देन आफ्टर थर्ड जो बोला जाता है सिंगाई, ये डेटा बता रहा हूं दिसंबर 2024 तक का। क्लियर? दिसंबर 2024। कई सारे कमेंट मत करना कि सर अब चेंज हो गया है, तो मैं आपको दिसंबर 2024 तक का डेटा बता रहा हूं। क्लियर? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इन टर्म ऑफ। दूसरा है नेक्स्ट क्यू और थर्ड है सिंगाई स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? फोर्थ है हमारा टोक्यो जापान का, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। और फिफ्थ है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिफ्थ है इंडिया का। तो देख रहे हो आप, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो हमारे इंडिया का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फिफ्थ वर्ल्ड का सबसे पांचवा है। टॉप 5 में हमारा स्टॉक एक्सचेंज भी आता है और दिसंबर 2024 का डेटा बता रहा हूं। क्लियर? समझ गए? 5 स्टॉक एक्सचेंज, जो 5 स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ये सारे मैंने आपको पांचों बता दिए, जिसमें हमारे इंडिया का भी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इन वर्ल्ड।
याद रखोगे तो स्टॉक एक्सचेंज समझ में आ गया। ये क्या है? फिजिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड को बीच से ट्रेड कराता है बिटवीन पीपल, बिटवीन कंपनी, बिटवीन अदर इंस्टीट्यूशन। तो आप समझ गए ये फिजिकल एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सारे स्टॉक एक्सचेंज बताऊंगा। अभी बेफिक्र रहो, बस देखते रहो वीडियो एंजॉय के साथ। क्लियर? चलते बना के देखो, सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, आपने कई बार सुना होगा इसका, और इसका इंडेक्स भी बता देता हूं। इंडेक्स अगर नहीं याद आ रहा तो निफ्टी के बारे में तो आपने सुना होगा, कई बार आप देखते होंगे निफ्टी 50 कंपनी। क्लियर? निफ्टी के बारे में तो सुना होगा। ये कब सेटअप हुआ? ये सेटअप हुआ 1992 में। क्लियर? 1992 में एनएसई सेटअप हुआ और 1994 में इसने काम करना स्टार्ट किया। क्लियर? अब इस एक्सचेंज के स्पॉन्सर कौन थे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए एनएसई के स्पॉन्सर कौन थे। तो एनएसई के स्पॉन्सर हैं आईडीबीआई। आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देन आफ्टर एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, विथ आईडीबीआई एज ए प्रमोटर। आईडीबीआई प्रमोटर भी है और स्पॉन्सर भी है इसका एनएसई का। क्लियर? एनएसई कब सेटअप हुई? 1992 में, और ऑपरेशन कब स्टार्ट किया? 1994 में। याद रखना। अब ओटीसीआई, वी कैन से ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी इस स्टॉक एक्सचेंज की? इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? देखो क्या था, जो पहले जो ट्रेडिंग होती थी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। क्या नहीं थी? ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। क्लियर? सेकंड क्या है? डिजिटलाइजेशन नहीं था। डिजिटल नहीं था, वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक का यूज नहीं करा जा रहा था। तो स्टॉक एक्सचेंज को डिजिटलाइज करने के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए इस एक्सचेंज को सेटअप करा गया। OTCEI मींस ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सेटअप कब हुआ? 1989 में, और इसमें ट्रेडिंग कब से स्टार्ट हुई? 1992 में। तो आप याद रखना, 1992 में एनएसई सेटअप हुआ, 1994 में इसने ऑपरेशन करना स्टार्ट हुआ, और ओवर द काउंटर, दैट पर्टिकुलर ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेटअप कब हुआ? 1992 में इसने ऑपरेशन करना स्टार्ट हुआ, और 1989 में ये सेटअप हो गया। क्लियर? समझे मेरी बात को? अब हम समझेंगे ये क्या है। ये फुली कंप्यूटराइज स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे मैंने बताया कि डिजिटलाइजेशन नहीं था पहले, डिजिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए ये फुली कंप्यूटराइज कर दिया इसको, एक्सचेंज को। क्लियर? और इसके प्रमोटर कौन है? यूटीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई कैप, अमोंग अदर कई सारे प्रमोटर हैं। क्लियर? क्लियर? और मैंने जैसे बताया कि ओवरकम करने के लिए प्रॉब्लम्स होता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डिले इन सेटलमेंट, पेमेंट में डिले होता था पहले, पेमेंट एक दिन में, अब तो फौरन हो जाता है पेमेंट। क्लियर? ये भी याद रखना। प्रिवलेंट इन ओल्डर स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? इतना समझ में आ गया। दो स्टॉक एक्सचेंज मैंने समझा दिया आपको। पहला का समझाया मैंने आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देन आफ्टर OTCI के बारे में बताया, और मैंने आपको क्या बताया कि 5 स्टॉक एक्सचेंज है जो इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो भी सारे बता दिए एज पर द डेटा ऑफ दिसंबर 2024। याद रखना ये भी, नहीं तो बाद में मुझे कमेंट करो कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा है। दिसंबर 2024 का डेटा बताया है मैंने। चलते बना के देखो। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखना, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। और इस बात को भी ध्यान रखना, ये 75% ऑफ टोटल स्टॉक मार्केट को कवर करा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? और इसका इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स। क्लियर? सेंसेक्स। आपने देखा होगा बुल देखा होगा आपने। एक्चुअली इसका जो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, और बुल इसका एक सिंबल है बुल के सामने। और बुल वो क्या होता है कि बुल का मतलब आगे बताऊंगा कि बुल आपने कभी देखा होगा, सांड हिंदी में बोलते हैं जिसको अपन। वो क्या करता है, आपने देखा होगा कभी उसे सैंड मिल जाए या फिर रेत मिल जाए तो वो क्या करता है, वो अपने सर का यूज़ करके रेत को उछालता है।
क्या करता है, सर का यूज करके रेत को उछालता है और कई सारे ऊपर तक उछालता है। और आप देखना कभी लड़ाई भी लड़ेगा ना वो, तो आदमी को या फिर कोई जानवर को या दूसरे सांड को वो ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। इसका इंडिकेशन कुछ और है। इसका इंडिकेशन स्टॉक मार्केट में ये है कि अगर किसी भी पर्सन स्पेकुलेट कर लेता है कि किस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो उसको होल्ड कर लेता है कि हाँ मैं प्रॉफिट बाद में कमाऊंगा। तो बुल टर्मिनोलॉजी का मतलब यही है कि पर्सन क्या करता है, कोई भी पर्सन है वो स्पेकुलेट करता है कि हाँ शेयर की प्राइस आगे बढ़ जाएगी, मुझे प्रॉफिट में आगे कमाऊंगा, इसलिए मैं इसको भी सेल नहीं करूंगा। तो बुल का मतलब यही है। क्लियर, बाद में मैं समझाऊंगा, अभी आगे समझाऊंगा बुल और बियर के बारे में। क्लियर। देन आफ्टर इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, ये नेक्स्ट है, ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है। अब देखो क्या होता है कि देखो ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल है, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो एक मैं बात बताता हूं आपको, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का शेयर है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनका वीकेंड से शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं। क्लियर। बट क्या रीजनल लेवल कैसे होगा, उनको भी तो कैपिटल की जरूरत है। मैं कंपनी खोलता हूं तो मेरी तो रीजनल लेवल ही कही जाएगी ना वो कंपनी, समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि वो छोटी कंपनी रहेगी तो उनको भी तो पैसे की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, तो उनका भी तो फायदा सोचना पड़ेगा इंडिया को। तो इसके लिए बनाया गया क्या, रीजनल लेवल के लिए इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर। इसको सेटअप करा 1998 में। और एक और बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेब बेस्ड एक्सचेंज है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सा स्टॉक एक्सचेंज वेब बेस्ड एक्सचेंज है। क्लियर, समझे मेरी बात को, वेब माने वेब ब्राउजर यूज करते हो, वेब इंटरनेट। क्लियर, याद रखना। क्लियर। तो ये आपको दूसरा नेक्स्ट इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट इंडोनेक्स्ट। इंडोनेक्स्ट, अब देखो इंडोनेक्स्ट क्या है। अब मैंने बात छेड़ दी है कि रीजनल लेवल की, तो कई सारे हमारे इंडिया में एसएमई भी है, कई सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, कई सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी हैं। अब इनका भी तो सोचना पड़ेगा ना यार, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इनको भी पैसे की जरूरत है। और आप देखना जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई, ये सारे लोग हैं ना, ये डे टू डे पे काम करते हैं। आप कोरोना के टाइम आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ था कोरोना में, तो वो हुआ तो सबको था नुकसान, बट सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो हुआ था एमएसएमई को। क्योंकि क्या है कि उनको रेगुलर बेसिस पर लेबर चाहिए और रेगुलर बेसिस पर उन्हें कैपिटल भी चाहिए, क्योंकि वो उनका स्मॉल बिजनेस है। समझे मेरी बात को। तो कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था एमएसएमई का। और आप ये भी जानते हो कि इंडिया मोस्टली डिपेंड है एमएसएमई पर, इवन ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा, और इंडिया को एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा दे रहा है। समझ लो मेरी बात को, एमएसएमई का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इनका भला सोचने के लिए कि इनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, इसके लिए इंडोनेक्स्ट बनाया गया। क्या बनाया गया स्टॉक एक्सचेंज, इंडोनेक्स्ट। इंडोनेक्स्ट इसको कब बनाया, 2005 में। क्लियर, 2005 में बनाया और इसको बीएसई से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि क्या अकेला इंडोनेक्स्ट पर विश्वास नहीं करेगा, और विश्वास दिलाने के लिए इसको बीएसई से कनेक्ट किया कि नहीं ये भी ऑथेंटिक स्टॉक एक्सचेंज है। समझे मेरी बात को, इतना समझ में आ गया। मैंने कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज बता दिया आपको, याद रखोगे, ओटीसीआई, एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडोनेक्स्ट, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, सब बता दिया, आईएससी बता दिया, इंडोनेक्स्ट बता दिया। अब नेक्स्ट है एसएमई एक्सचेंज। एसएमई एक्सचेंज जिसको हम बीएसईएमई एंड इमर्ज, इमर्ज किस लिए, ये एनएसई का है। एनएसई में अगर ये आता है तो इमर्ज का जाता है, और बीएसई का है बीएसईएमई। क्लियर, याद रखोगे, याद रखोगे। तो इमर्ज कब बोला जाएगा, जब वो एनएसई से कनेक्ट है। समझे मेरी बात को। और बीएसईएमई कब, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट है। क्लियर, ये भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए एसएमई एक्सचेंज इज अ स्टॉक एक्सचेंज डेडिकेटेड फॉर ट्रेडिंग द शेयर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज। समझे, क्योंकि इनको बड़ी डिफिकल्टी होती है कैपिटल रेस करने में।
और इनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये सेटअप हुआ एसएमई एक्सचेंज, स्मॉल मीडियम एक्सचेंज। और इमर्ज कब, जब एनएसई से कनेक्ट है और बीएसई से कनेक्ट है तो बीएसई एमई। याद रखोगे, सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के से मैंने टाइप बताया कई सारे जो इंडिया में अभी एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, चलते बना के। सबसे पहला प्लेयर इन स्टॉक एक्सचेंज। देखो ये दो प्लेयर का नाम याद रखना। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज करना है ना तो इन दो प्लेयर का नाम हमेशा याद रखना, क्योंकि ये ब्रोकर और जॉबर ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं पूरा स्टॉक एक्सचेंज में। देखो क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन होता है, जैसे मेरे को देखिए, मुझे नहीं आता स्टॉक एक्सचेंज करना, बट मुझे ज्ञान कौन देगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यूपीएससी का पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यूपीएससी की मुझे नॉलेज है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बट मुझे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मीन्स मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बट अगर मुझसे बोले कि हाँ बताइए कौन सी कंपनी बढ़ रही है आगे, कौन सी कंपनी के शेयर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं बता सकता आपको। तो इसके लिए मैं किसकी मदद लूँगा, ब्रोकर की मदद लूँगा। क्योंकि ब्रोकर जो है ना, ये ब्रोकर से मैं लूँगा कि ब्रोकर साहब आप मुझे बताइए कि मैं किस कंपनी के शेयर खरीदूँ। तो ये परचेज और सेल करेगा किसके ब्याप पर, जो पर्सन शेयर खरीदने जा रहा है मेरे ब्याप पर खरीदेगा। क्योंकि मैं ब्रोकर से बोल रहा हूं कि सर मुझे बताइए कि किस कंपनी के मैं शेयर खरीदूं, तो ये मेरे ब्याप पर बताएगा कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदो। बट इसका बेनिफिट क्या है, इसको क्या लालच है, इसको लालच है कि इसको कुछ कमीशन मिलेगा, इसको कुछ कमीशन मिलेगा ब्रोकर को, इसका ये लालच है। समझे मेरी बात को। फ्री में तो कोई काम नहीं करता है, फ्री में तो आप कहीं भी चले जाओ कोई काम नहीं करेगा। आज की दुनिया बहुत मतलबी है, हर किसी का काम अटका हुआ है तो ही वो आपसे बात करेगा, अगर नहीं है काम तो आपसे बात नहीं करेगा। आप पे पैसे वाले हो तो आपसे बात करेगा, कि गरीब है तो आपसे बात नहीं करेगा। तो क्या है, वो मजाक की बात है। ब्रोकर क्या होता है कि ब्रोकर जब आप उससे कंसल्ट करते हो कि मैं किस कंपनी के शेयर खरीदूं, और अपनी कंसल्टेशन फीस लेता है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, दैट इज कॉल्ड अ ब्रोकर। समझे मेरी बात को। तो क्या है, ब्रोकर इज अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और रजिस्टर्ड भी होता है। याद रखना, हर्षल मेहता के बारे में आपने वो वेब सीरीज आई थी स्कैम 1994 को समथिंग ऐसे कुछ थी। क्लियर, अब वो भूल गया मैं, स्कैम नाम से थी। तो उसमें आपने हर्षल मेहता को देखा होगा। हर्षल मेहता ने पहले ब्रोकर बना, उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, और ब्रोकर बनने के बाद वो कहाँ गया, फिर उसने इंटरनल ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी। वो अलग इलीगल कर दिया, आउटसाइड ट्रेडिंग कर सकते हो पर इंटरनल ट्रेडिंग हमारे इंडिया में इलीगल है। वो इसीलिए इलीगल है क्योंकि उसमें क्या है कि आपको जब अंदर की न्यूज़ पता चल जाएगी तो कैसे होगा, आप फायदा ले जाओगे। क्लियर, तो इंटरनल ट्रेडिंग खराब है। एक्सटर्नल ट्रेडिंग हमारे इंडिया में लीगल है, इंटरनल ट्रेडिंग हमारे इंडिया में इलीगल है। इंटरनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। हर्षल मेहता पैसे वाला कैसे बना, उसने इंटरनल ट्रेडिंग करी इसलिए वो पैसे वाला बना, बट बाद में अंत खराब हुआ, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ब्रोकर क्या होता है कि ब्रोकर एक रजिस्टर्ड मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि बाय और सेल करता है शेयर सिक्योरिटी को ऑन हिज क्लाइंट बिहाफ, मेरे बिहाफ पे खरीदेगा। किस पे, मैं उसको पैसा दूंगा, वो मेरे बिहाफ पर खरीदेगा। क्लियर, और इसके वो क्या करता है, एक कमीशन लेता है, कमीशन लेगा, आपको कंसल्टेशन करने का कमीशन लेगा, क्योंकि फ्री में आपको तो बताएगा नहीं, आपका फैमिली मेंबर तो नहीं है। आजकल फैमिली मेंबर भी कमीशन ले लेते हैं। समझे मेरी बात को। तो ब्रोकर का काम क्या है कि जब आपको वो बताए कि किस कंपनी के शेयर खरीदना है और आपके ब्याज पर वो किसी कंपनी के शेयर और परचेस कर रहा है, उसके बदले आपसे कुछ कमीशन ले रहा है। समझ में आया ब्रोकर, और वो रजिस्टर्ड मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज में, ये भी याद रखना। क्लियर, देन आफ्टर जॉबर, ये जॉबर का बड़ा रोल है, ये ब्रोकर का भी ब्रोकर है। क्या है, ब्रोकर का भी ब्रोकर है। अब देखो, डायरेक्ट आप जॉबर के पास जाओगे नहीं, पहले ब्रोकर के पास जाओगे, पर ब्रोकर भी तो कंसल्ट करेगा किसी से। ब्रोकर ज्ञानी, इतना ज्ञानी नहीं है, जॉबर इसका ज्ञानी है। क्या है, नॉलेज किसको सबसे ज्यादा, जॉबर को। तो जॉबर एक ब्रोकर का ब्रोकर है। क्या है, जॉबर ब्रोकर का ब्रोकर है, जो ब्रोकर को भी गाइड करता है। समझे मेरी बात को, जॉबर कौन है, जो गाइड करता है। देखो क्या है, और इसको एक और टर्मिनोलॉजी बोला जाता है इंडिया के अंदर, तारावनी वाला। क्या, तारावनी वाला। और जो स्पेशलिस्ट होता है
याद रखना, जॉबर जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, उसको हर चीज की नॉलेज होती है, तभी तो वो ब्रोकर का ब्रोकर है। ब्रोकर इतना ज्ञानी है, आप ब्रोकर से कंसल्ट कर रहे हो, वो आपको गाइड कर रहा है, बट उसको गाइड कोई और कर रहा है, तो वो जॉबर कहलाएगा। और उसको इंडिया में टर्मिनोलॉजी क्या दी है, तारा वनी वाला। क्लियर, याद रखोगे। तो ब्रोकर ऑफ द ब्रोकर इज जॉबर और ब्रोकर इज ब्रोकर। समझ गए मेरी बात को, चलते हैं आगे। देखो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखो पहले तो ये देखो, आप मन में सोचोगे कि सर ये इतना लेट क्यों बना, पहले इसको लेट इतना क्यों बनाया है। ये सबसे पहले सेटअप हुआ था 1988 में। कब सेटअप हुआ, 12 अप्रैल 1988 में। बट ये रिजोल्यूशन से बना था, इसके पास वी कैन से इंडिपेंडेंट पावर नहीं थी, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बना था। तो 1992 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करा गया, इसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई। क्लियर, फिर ये इंडिपेंडेंट हो गया, फ्रीडम इसको मिल गई। देन आफ्टर अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए पहले कि ये बना ही क्यों इतना लेट, सेबी को इतना लेट क्यों बनाया। देखो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि इंटरनल ट्रेडिंग क्या, इंटरनल ट्रेडिंग क्या है कि इंटरनल ट्रेडिंग का मतलब जब अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ आपकी शेयर वैल्यू बढ़ने वाली है, जब किसी को पता चल जाएगा कि कंपनी क्या करना चाह रही है, ज़्यादा कैपिटल वीकेंड से इन्फ्यूज कर रही है, ज़्यादा कैपिटल कंपनी में डालने वाली है, उसकी शेयर वैल्यू बढ़ने वाली है, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करने वाली है और मार्केट वैल्यू बढ़ाने वाली है। अगर आपको इंटरनल वीकेंड से इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप फौरन उसके शेयर खरीद लोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि इस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं। समझे मेरी बात को, समझे। तो सेबी क्या हुआ, ये गलत हो रहा था कई सारा, रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, रूल एंड रेगुलेशन नहीं था स्टॉक मार्केट में। वीकेंड से प्रोफेशनल बिजनेस बनाने के लिए, प्रोफेशनल बिजनेस बनाने के लिए, ये भी एक रीजन है। क्लियर, तो क्या है, सेबी बनाई गई और सेबी सेटअप कब करी, 12 अप्रैल 1988 को, देन आफ्टर रिजोल्यूशन पास करके, और 1992 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया, इसको स्टैट्यूटरी पावर दे दी। क्लियर, समझ गए इतना बात को। सेबी क्यों बनी, क्योंकि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, जो ब्रोकर है उसको रजिस्टर्ड करने के लिए, जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर आ रहा है उसको रजिस्टर करने के लिए, ये सारे वर्क है इसके। तो अपन मेन फंक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है रजिस्टरिंग, जो मर्चेंट बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, म्यूचुअल फंड है, अंडर राइट रजिस्टर टू द इशूअर, ब्रोकर, सब ब्रोकर, ट्रांसफर एजेंट, अदर, इनका रजिस्ट्रेशन, हर चीज का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे IICS मेरा इंस्टीट्यूट है, इसका भी एक रजिस्ट्रेशन है। समझे मेरी बात को, इसका भी रजिस्ट्रेशन है। ऐसे ही हर चीज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। समझे मेरी बात को। तो पहला वर्क क्या है इसका, रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है, लिविंग वेरियस फीस एंड अदर चार्ज। अब देखो ये क्या है, बिना कैपिटल के तो कोई काम ही नहीं कर सकता, हर आदमी को पैसे की जरूरत है, तो इसको काम करने के फंड की जरूरत है। तो ये क्या लेती है, कमीशन लेती है, लेवी चार्ज लगाती है, उससे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड भी चलता है। क्लियर, सेकंड फंक्शन। देन आफ्टर प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन। अब जब इन्वेस्टर को एजुकेशन नहीं होगी कि स्टॉक मार्केट में कैसे वीकेंड से इन्वेस्ट करना है, तो इनको एजुकेशन बढ़ाने के लिए भी कई सारे इनिशिएटिव लेती है सेबी। और मैंने आपको कई बार बताया सेबी के काम कि कई सारे प्लेटफॉर्म, वीकेंड से वेबसाइट, इवन इसके कई सारी ऐप, कई सारे आते हैं। क्लियर, तो वो क्या, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए कि इन्वेस्टर को एजुकेशन मिल सके इंडियन स्टॉक मार्केट की। क्लियर, नेक्स्ट क्या है कि इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखो ऑडिट नहीं होगा तो गलत क्या हो, गलत करने वाले को कैसे पता चलेगा कि गलत कर रहा है ये। तो गलत पता करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, कहीं इंटरनल ट्रेडिंग तो नहीं हो गई, ये काम किसका है, ये भी काम किसका है, सेबी का। क्लियर, देन आफ्टर नेक्स्ट काम क्या है, परफॉर्मिंग अदर कंसर्न फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट ने कोई दूसरा फंक्शन दे दिया तो वो भी काम कर लेगी सेबी। समझे, ऐसा नहीं है कि सेबी नहीं कर पाएगी, सेबी वो भी काम कर लेगी। गवर्नमेंट कोई दूसरा काम देती है, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही बनी है सेबी, और पार्लियामेंट में इसने और कोई काम दे दिया गवर्नमेंट ने कि तुम ये भी काम करो, तो सारे काम कर लेगी सेबी। आप तो काम दो बस। क्लियर, तो सेबी क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
पेरेंट बॉडी ऑफ स्टॉक मार्केट, पेरेंट बॉडी ऑफ स्टॉक मार्केट। समझे मेरी बात को, समझ गए सेबी के बारे में। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है कमोडिटी ट्रेडिंग। देखो क्या है कि अभी तक तो आपने देखा कि शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिवेंचर ये बेचना, क्लियर। बट क्या है कमोडिटी? कमोडिटी माने क्या है? फिजिकल चीज, जैसे गोल्ड हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, वी कैन से क्रूड ऑयल हो गया, कॉर्न हो गए, ये कई सारे कमोडिटी है। अब इनकी ट्रेडिंग करना भी जरूरी है, इनकी भी तो ट्रेडिंग करना जरूरी है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। देखो क्या है कि मानिए एक किसान है, मैं आपको डायग्राम ऐसे ही बना देता हूँ, क्लियर। एक किसान है, क्लियर, ये खेती करता है, अपनी खेती करता है। अब ये खेती करने के बाद जब हार्वेस्ट हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद ये मंडी में बेचने जाता है, मंडी में बेचने गया। बट इसको कई सारे मीडिएटर मिलते हैं यहाँ पर, कई सारे मीडिएटर जो इसको लूटेंगे, इससे बोलेंगे कि हालांकि इसको नॉलेज नहीं है कि कितने की फसल जा रही है। अब नॉलेज अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किसानों को नॉलेज होना चाहिए कि कितनी रेट चल रही है मेरी खेती की। तो क्या है कि जो मीडिएटर मिलेगा मंडी के अंदर, वो इसको लूटेगा। इसको पता है मीडिएटर को कि गेहूं, वीट की प्राइस क्या चल रही है, मीडिएटर को पता है कि वीट की प्राइस क्या चल रही है। समझे मेरी बात को। मीडिएटर मानिए इसको पता है कि 20 रुपीज चल रही है, क्लियर। इतना सस्ता भी नहीं, बट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 20 रुपीज चल रही है। और इसने इससे बोला कि आपके गेहूं में 15 रुपये में बिकवा दूंगा, 15 रुपीज में बिकवा दूंगा, क्योंकि इसको मीडिएटर को पता है कि वो 20 का बिकेगा। तो किसका लॉस हुआ? लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ किसान का। किसका हुआ मेरे भाई? किसान का, फार्मर का लॉस हुआ। कितने का? 5 रुपीज का लॉस हो गया। अब क्या है, ये लॉस को खत्म करने के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग आई। इसमें क्या होगा कि फार्मर को या अदर है कमोडिटी जो ट्रेडिंग कर रहा है, उसको नॉलेज एक्सपांड करने के लिए कि उसे पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू चल रही है। जब हम कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी की ट्रेडिंग करेंगे, उनको छोड़कर कि इनको शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड को छोड़कर जब हम कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं सेम एज अ शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड की तरह, दैट इज कॉल्ड अ कमोडिटी ट्रेडिंग। समझे मेरी बात को? समझ गए। अब कौन कौन सी कमोडिटी? तो मैंने बताया कॉर्न, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, कई सारी कमोडिटी ट्रेडिंग जो फिजिकल है उसकी कमोडिटी ट्रेडिंग करना, दैट इज कॉल्ड अ कमोडिटी ट्रेडिंग। अब इसके लिए इंडिया में क्या है कि सिक्स नेशनल एक्सचेंज है। कौन कौन से? पहला है नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जिसको अपन बोलते हैं NCDEX, क्लियर। नेक्स्ट है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। फोर्थ है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। फिफ्थ है ACE डेरिवेटिव एंड कमोडिटी एक्सचेंज। सिक्स्थ है यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज। ये 6 वी कैन से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, स्पॉट एक्सचेंज। वी कैन से कमोडिटी ट्रेडिंग जो होती है वो स्पॉट एक्सचेंज में होती है, ना कि स्टॉक एक्सचेंज में। याद रखना, ये भी मेन है, क्योंकि आपको आगे बढ़ाऊंगा। स्पॉट एक्सचेंज में कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, और स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, इसकी ट्रेडिंग होती है। तो स्पॉट और स्टॉक, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो समझे मेरी बात को। तो कमोडिटी की ट्रेडिंग करना, दैट इज कॉल्ड अ कमोडिटी ट्रेडिंग। और कौन कौन सी कमोडिटी? जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉर्न, और इसकी 6 नेशनल स्पॉट एक्सचेंज है। जैसे मैंने आपको बताया स्पॉट और स्टॉक, कंफ्यूज मत होना। स्पॉट और स्टॉक में बहुत डिफरेंस है, क्लियर। स्टॉक एक्सचेंज वो है जिसमें शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग होती है, और स्पॉट एक्सचेंज वो है जिसमें कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। चलते बनाएंगे। देखो स्पॉट एक्सचेंज आ गया, मैंने बताया था स्पॉट एक्सचेंज। देखो इंडिया में स्पॉट एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जब मार्केट पर जब हम कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हैं ऑनलाइन तरीके से, जैसे देखिए ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हुज फैसिलिटी परचेज एंड सेल ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटीज। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर कमोडिटीज, मेटल, बुलियन, प्रोवाइड स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट इन दिस कमोडिटीज। समझे मेरी बात को। मैंने क्या बताया आपको? स्टॉक एक्सचेंज समझा दिया, कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज समझाए। अब स्पॉट एक्सचेंज समझा रहा हूं।
कि स्पॉट एक्सचेंज का मतलब जब कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड अ स्पॉट एक्सचेंज। समझे? देयर आर 4 स्पॉट एक्सचेंज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। पहला है नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, दूसरा है एनसीडीएक्स स्पॉट एक्सचेंज, थर्ड है रिलायंस स्पॉट एक्सचेंज, फोर्थ है इंडियन बुलियन स्पॉट एक्सचेंज। समझे मेरी बात को? इतना क्लियर हो गया कि हमें स्पॉट और स्टॉक में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा क्वेश्चन आया कंफ्यूज करने के लिए कि बताओ स्पॉट एक्सचेंज में किसकी ट्रेडिंग होती है, तो आपको सीधे कमोडिटी पर मार के आना है। क्लियर? तो आपका 2 नंबर कंफर्म। क्लियर? चलते हैं बनाएंगे। नेक्स्ट है रेजिंग कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट। अब क्वेश्चन बनता है कि हम प्राइमरी मार्केट से कैसे रेज करेंगे कैपिटल को, कैसे रेज करेंगे। प्राइमरी मार्केट क्या है? मैंने बताया था कि जब कोई कंपनी डायरेक्ट शेयर बेचती है टू द शेयर होल्डर और टू द पर्सन, टू द इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मार्केट। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, कि प्राइमरी मार्केट वो जब कंपनी इन्वॉल्व होती है, वी कैन से, जिसमें एक हिस्सा कंपनी का है और एक हिस्सा खरीदने वाले का है। समझे मेरी बात को? कि एक पार्ट कंपनी, दूसरा पार्ट खरीदने वाला, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट से कैपिटल कैसे रेज करा जाएगा? इसके भी कई सारे टाइप है। तो सबसे पहला है पब्लिक इशू। पब्लिक से समझ रहे हो? पब्लिक मतलब हर किसी के लिए शेयर, कोई जरूरत नहीं, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है। कंपनी हर किसी को बेच रही है, उसने पब्लिक कर दिया है ये। समझे मेरी बात को? कि जब पब्लिक इशू हो गया है तो कोई भी पर्सन कंपनी के शेयर खरीद सकता है, दैट इज कॉल्ड अ पब्लिक इशू। समझ गए मेरी बात को? देन आफ्टर राइट इशू। अब राइट इशू में क्या होगा कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को ही शेयर बेचती है, सिर्फ ओनली उसने बोला है कि जो मेरे शेयर होल्डर है कंपनी के, सिर्फ वही शेयर खरीद सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ राइट इशू। क्या है राइट इशू? मैंने क्या बताया? पब्लिक इशू क्या है कि हर किसी के लिए शेयर बेचना, कि कोई भी आए कोई भी ले जाए, कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, कह ले जाए। क्लियर? राइट इशू का मतलब क्या है कि जब कंपनी शेयर होल्डर, जो उसके शेयर होल्डर है कंपनी के, उन्हीं को शेयर बेच रही है, सिर्फ ओनली, दैट इज कॉल्ड अ राइट इशू। थर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है कि जब कंपनी कुछ चुनिंदा लोगों को, कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूशन को ये अलाउ करा कि मेरे शेयर खरीद सकते हो। मीन्स कंपनी डर रही है कि मैं पब्लिक को बेचूंगी तो मेरी कंपनी कहीं डूब ना जाए, तो ये रीज़न नहीं है, पर वो डर रही है, कुछ और रीज़न है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि जब कंपनी कुछ लिमिटेड पब्लिक को या लिमिटेड इंस्टीट्यूट को जो सिलेक्ट करके रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि यही मेरे शेयर खरीद सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ गए? प्राइमरी मार्केट के टाइप है ये सेकेंडरी मार्केट के नहीं है। समझना, इस बात को भी याद रखना, दैट इज द टाइप ऑफ प्राइमरी मार्केट। क्लियर? चलते बनाएंगे इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझेंगे। देखो, शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग, सेल ऑफ शेयर विच इज नॉट ओन्ड। क्या है? देखो क्या है, कोई पर्सन है, शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट माने छोटा, सेलिंग माने छोटा। क्लियर? अब शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट यहां पर कुछ और है, समझो मेरी बात को। जैसे मानिए मैं हूं, कोई पर्सन, कोई शेयर होल्डर है, किसी कंपनी का शेयर होल्डर खरीदा है, या ब्रोकर है, ब्रोकर से बोला कि मेरे को कुछ टाइम के लिए शेयर दे दे, कुछ टाइम के लिए शेयर, क्योंकि मैं ओन नहीं कर रहा हूं, मैं शेयर, मेरे शेयर नहीं है, बट मैंने कुछ समय के लिए उससे शेयर ले लिए। क्लियर? दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट सेलिंग। कुछ शॉर्ट समय के लिए मैंने उससे शेयर ले लिए कि हाँ मुझे शेयर दे दो आप, तो ब्रोकर ने बोला कि हाँ ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तू ले ले। क्लियर? बट इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है, अगर प्राइस बढ़ गई शेयर की, अगर प्राइस शेयर की बढ़ गई तो ब्रोकर उसी प्राइस से शेयर लेगा। समझे मेरी बात को? समझे? तो लॉस किसका होगा? जिसने शेयर ली है। क्लियर? जिसने शेयर लिए, शेयर होल्डर से, ब्रोकर से, अगर शेयर की प्राइस बढ़ गई, ब्रोकर ने बोला कि सुन भाई, अगर शेयर की प्राइस बढ़ गई तो तेरे को उसी हिसाब से देना पड़ेगा मेरे को शेयर, याद रखना, वापस करेगा जब शॉर्ट सेलिंग में। और अगर प्राइस फॉल हो गई तो इसका फायदा हो जाएगा, अगर प्राइस फॉल हो गई तो इसका फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ यार बेनिफिट हो गया मेरा, तो शेयर की प्राइस रिड्यूस हो गई है, बड़ा बेनिफिट हो गया, अब तो मुझे कम प्राइस में देना पड़ेगा उसको शेयर।
अगर बढ़ गई तो वो रात को सो नहीं पाएगा, कहेगा कि यार अब तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैसे चले गए, मैंने अच्छा भला उससे लिया शेयर। क्लियर? तो ये है शॉर्ट सेलिंग। समझ गए पूरी तरह से? बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। क्लियर? नेक्स्ट है बियर एंड बुल। ये याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अभी आपको बताया था बैल के बारे में। बैल क्या करता है? बैल को देखना, कभी कहीं रेता हो, जो रेत होती है, ये कहते हैं सैंड जो होती है, कहीं मकान बन रहा हो तो आप देखना जो बैल क्या करता है उसके साथ, वो रेत को फेंकता है ऊपर की तरफ। अपने जो सींग होते हैं उसके जो ऊपर दो पार्ट लगे रहते हैं उसके, अंटीना जिसको हम बोल सकते हैं, अंटीना जो लगे रहते हैं बुल के, तो वो उसका यूज़ करके वो ऊपर फेंकता है। और आप देखना अगर किसी पर्सन से लड़ाई हो जाए, आप कई सारे रील देख सकते हैं यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, कई सारे रील आते हैं कि कई सारे लोग पी के बैल से लड़ जाते हैं। कई सारे लोग पी के, मतलब पीना क्या, वो जो मंदिरा मंदिरा जिसको बोलते हैं हम, वो मंदिरा या सोमरस पी के वो क्या है, कई सारे टुल्ल हो जाते हैं, और टुल्ल होने के बाद वो सीधे बैल से लड़ जाते हैं। फिर क्योंकि टुल्ल होने के बाद आदमी को लगता है कि मुझसे ज़्यादा पहलवान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं सबसे बड़ा राजा हूं। तो टुल्ल होने के बाद वो बैल से लड़ जाते हैं। तो बैल क्या करता है, कुछ देर तक तो सहन करता है कि ठीक है ठीक है ठीक है। जब उसे गुस्सा आती है तो वो क्या करता है, उसको ऊंचा उछालता है, ऊंचा उछाल के फेंकता है। ऐसा तो नहीं करता कि उसको नीचे मारेगा, वो पहले उसको ऊंचा उठाएगा और फिर फेंकेगा। तो क्या है, इससे क्या समझे आप बुल से? बुल से ये समझे कि जब पर्सन को स्पेकुलेट कर ले, उसको पता चल जाए कि इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो होल्ड कर लेता है शेयर को, बेचता नहीं है। और जब प्राइस बढ़ जाती है तो शेयर करता है। दैट इज कॉल्ड अ बुल। समझे मेरी बात को? समझे? और बियर माने क्या? भालू। भालू आप देखना, कभी चिड़ियाघर जाना, हालांकि पास में चले जाना भालू के, भालू भी खेल कर देता है। क्लियर? तो क्या है, बुल को बियर को देखना आप, वो हमेशा सिर नीचे करके करेगा, हमेशा बुलाएगा आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्या है बियर? बियर यहां पर मतलब ये है कि स्टॉक, जब किसी पर्सन को पता चल जाता है कि इस शेयर की प्राइस गिरने वाली है और वो सेल कर देता है शेयर को और प्रॉफिट कमा लेता है, तो उसको बोलते हैं बियर। समझे मेरी बात को? बुल बियर टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? बुल माने क्या है कि जब पर्सन को स्पेकुलेट कर ले कि शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है फ्यूचर में, तो वो क्या करता है, होल्ड कर लेता है शेयर को, और आगे जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसको बेचने के बाद जो प्रॉफिट कमाता है, दैट इज कॉल्ड अ बुल। क्लियर? और बियर क्या है कि जब पर्सन को स्पेकुलेट कर ले कि हाँ शेयर की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी फ्यूचर में, इसलिए अभी बेच के प्रॉफिट कमा लो, दैट इज कॉल्ड अ बियर। समझे मेरी बात को? बियर क्या है, बुलाता है, आजा भाई आजा। क्लियर? और बुल क्या है, ऊपर फेंकता है। समझे मेरी बात को? समझ गए? चलते हैं बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग को समझना ध्यान से। देखो जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी ने शेयर इशू करे, शेयर इशू करे, बोला उसने कि मैं एक रेंज देता हूं शेयर की रेंज देता है, वो शेयर की रेंज दे दी, उसने बोल दिया कि मैं शेयर 100 से लेकर 120 तक शेयर बेचूंगा, या फिर 1000 से लेकर 1200 तक शेयर बेचूंगा। अब इस पर क्या करेंगे लोग बाग कि इस पर बिडिंग लगाएंगे, इस पर बोली लगाएंगे। कोई बोलेगा कि मैं तो 1000 में तैयार हूँ शेयर को खरीदने में, कोई बोलेगा 1100 में लूंगा, कोई बोलेगा 1200 में खरीदूंगा। अब जो हाईएस्ट प्राइस होगी इसकी, जो हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा उसी को शेयर मिल जाएगा। समझे मेरी बात को? टेंडर कैसे भरा जाता है? टेंडर में उल्टा होता है। टेंडर में क्या है, जो सबसे कम प्राइस लगाता है कि हाँ ये काम मैं सबसे कम प्राइस में कर दूंगा, तो उसको टेंडर मिल जाता है। बट इसमें अपोजिट है बुक बिल्डिंग में, कि कंपनी एक रेंज देगी प्राइस की कि मेरा एक शेयर इतने का है, इतने रेंज में है, अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो तो बिडिंग लगाए मेरे शेयर की, खरीदना चाहता है, तो जो हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा उसको शेयर मिल जाएगा। बट इसमें एक कंडीशन है, उसको प्राइस डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, कंपनी को प्राइस डिस्क्लोज करनी पड़ेगी सेबी को। किसको? सेबी को। कितने शेयर इशू कर रहा है, कितने प्राइस है, तो दैट इज कॉल्ड अ बुक बिल्डिंग। याद रखोगे? चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है आईपीओ। देखो इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है? देखो जो भी नई कंपनी आती है, जब शेयर इशू करती है, नए शेयर, बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल न्यू शेयर आया है,
जैसे आरबीआई ने कोई नया नोट छापा है और मार्केट में आपके पास पहले आया है, दैट इज कॉल्ड अ इनिशियल पब्लिक ऑफर। नोट से मत कनेक्ट करना, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब यहां पर है कि अगर कोई भी कंपनी, नई कंपनी बिल्कुल नए शेयर इशू करती है, दैट इज कॉल्ड अ इनिशियल पब्लिक ऑफर। समझ गए मेरी बात को। स्क्रिप्ट शेयर क्या है? स्क्रिप्ट शेयर ये क्या करती है? स्क्रिप्ट शेयर में कोई भी कंपनी बोनस के जरिए, वी कैन से बिनाउ एनी चार्ज, अपने शेयर होल्डर को शेयर बेच देती है। वी कैन से कोई चार्ज नहीं लेना, शेयर होल्डर को शेयर बोनस में दे दिए कि भाई तू शेयर रख, कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरा बहुत अच्छा आदमी है, तूने मेरे को बहुत प्रॉफिट कमाया है, अब मैं बहुत पैसे वाली हो गई हूँ कंपनी। जब वो अपने शेयर दे दे किसी को, शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर को अगर वो अपने शेयर दे दे विदाउट एनी चार्ज, दैट इज कॉल्ड अ बोनस, दैट इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट शेयर। याद रखोगे। देन आफ्टर स्वीट शेयर, मीठा शेयर। मीठा शेयर किसको लालच देगी? मीठा, देखो आप कंपनी में मीठा लालच किसको दिया जाता है? जो उसके एम्प्लॉय होंगे उसको मीठा लालच दिया जाता है कि मीठा लालच है, तो जब एम्प्लॉय को मीठे लालच की तरह उसको शेयर दे दिया जाए विदाउट एनी चार्ज, तो वो कहलाएगा, वी कैन से स्वीट शेयर। समझ में आया? स्क्रिप्ट शेयर क्या है? स्क्रिप्ट शेयर जब शेयर होल्डर को शेयर दे देती है कंपनी विदाउट एनी चार्ज, वो बोनस की तरह, दैट इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट शेयर। और स्वीट शेयर क्या है? जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर दे देती है विदाउट एनी चार्ज, दैट इज कॉल्ड अ स्वीट शेयर। अब समझते हैं बदला। बदला, बदला रिवेंज। रिवेंज, आपने कभी बदला लिया है किसी से? मत लेना, मैं आपको एक सलाह देता हूं, बदला मत लो किसी से। बदला लोगे तो गलत है, उसको ऐसा काम करके दिखाओ कि वो पछता है जिंदगी भर कि यार मैंने किससे गलत बोल दिया। समझे मेरी बात को? तो बदला क्या है कि जब जो खरीद रहा है, शेयर खरीद रहा है, वो पोस्टपोन कर दे कि मैं खरीद नहीं रहा, मेरे को नहीं खरीदना, अभी अभी तो पोस्टपोन कर दिया, तो बदला ले रहा है। बदला ले रहा है कि नहीं अब मुझे खरीदना नहीं है, अभी ट्रांजैक्शन में नहीं कर रहा, मैंने पोस्टपोन कर दिया ट्रांजैक्शन करना, ठीक है, सेटलमेंट में बाद में करूंगा, तो वो बदला कहलाता है। समझे मेरी बात को? बदला क्या कहलाता है? इंडियन लैंग्वेज में बदला कहलाएगा। बदला मतलब जब जो परचेस कर रहा है, वी कैन से शेयर को जो बायर है, वी कैन से बायर है, परचेस तो नहीं, बायर है जो शेयर को खरीद रहा है, वो पोस्टपोन कर दे शेयर खरीदना, तो ट्रांजैक्शन को पोस्टपोन कर दे, तो वो कहलाता है बदला। और इसको वेस्टर्न कंट्री में बोला जाता है कॉन्टांगो। क्या बोला जाता है? कॉन्टांगो। क्लियर? याद रखोगे बदला। अब नेक्स्ट बारी किसकी है? भाई तूने मना तो कर दिया, अब जो सेल कर रहा है उसकी बारी, तो उसको बोलेंगे उंद बदला। उंद बदला। अब भाई तूने तो बदला ले लिया, अब मैं तेरा बदला भी लूंगा। तो वो क्या है कि जो सेलर है अब वो पोस्टपोन कर दे कि अब मुझे बेचना ही नहीं है, पोस्टपोन कर दे, तो वो कहलाता है उंदा बदला। बदला क्या है? खरीदने वाला करेगा, बदला लेगा खरीदने वाला कि वो पोस्टपोन कर दे, और उंदा बदला कौन लेगा? बेचने वाला, कि अब मैं पोस्टपोन करूंगा, मुझे ट्रांजैक्शन जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ गए बात को? क्लियर? रिवर्स बदला और बैकवर्डेशन। क्लियर? अब रिवर्स बदला, रिवेंज लेगा, पहले इसने बदला लिया, फिर अब जो उल्टा बदला लेगा बेचने वाला। समझ गए? इतनी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई? चलते बना गए। देखो फ्यूचर, फ्यूचर क्या है? ट्रेडिंग अलाउड फ्यूचर के लिए प्राइस डिसाइड करना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप जानते हो कि आपको मैंने एक कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताया। जैसे क्या होता है कि कई बार देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, आपने देखा हो लेस आता है, लेस चिप्स का पैकेट आता है, लेस चिप्स के पैकेट में आपने देखा है कि आलू महंगा हो गया तो लेस महंगा हो गया, कभी सुना है आपने? ऐसा नहीं सुना होगा आपने। 3-4 साल बाद प्राइस इकट्ठी बढ़ती है, 10 रुपये हो जाएगी, 5 रुपये की चीज़ 10 की हो जाएगी, पर बीच बीच में जो वेरिएशन हो रहा है वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, फ्यूचर प्राइस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बड़े बड़े जो किसान होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनी से कि हम आपको फ्यूचर में ये अपनी फसल इतने प्राइस में देंगे। अब चाहे वो बढ़ जाए उसकी प्राइस या फिर घट जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। घट गई तो आपका लॉस होगा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो उतनी प्राइस चाहिए, और बढ़ गया तो आपका फायदा, हमें क्या करना। हमें तो इतना प्राइस है, हमारा प्रॉफिट है, हमें इतना चाहिए, हम मेहनत करेंगे, मेहनत का पैसा लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और फ्यूचर प्राइस डिसाइड कर दी जाए शेयर में, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूचर। अ ट्रेडिंग अलाउड इन शेयर वेयर अ फ्यूचर प्राइस इज क्वोटेड फॉर द शेयर एंड द पेमेंट एंड डिलीवरी टेक प्लेस ऑन प्रीडिटरमाइंड डेट। क्लियर? किसी शेयर की
फ्यूचर प्राइस डिसाइड कर दी और बोल दिया कि अब इसके जो डिटरमाइंड डेट पे किया है उसमें ट्रांजैक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूचर। समझ गए? देन आफ्टर स्प्रेड, स्प्रेड क्या है? देखो स्प्रेड क्या होता है कि किसी भी शेयर की जो बाइंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्प्रेड। क्या बोला मैंने? कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर इज कॉल्ड अ स्प्रेड। समझ गए मेरी बात को? स्प्रेड क्या है? टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलना कि शेयर की बाइंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस कराता है स्प्रेड। क्लियर? देन आफ्टर क्रैप डीलिंग, क्रैप डीलिंग में क्या है कि जब ट्रांजैक्शन शेयर मार्केट जब आउटसाइड हो, मींस स्टॉक एक्सचेंज का बिना यूज करके जब शेयर की सेलिंग और वी कैन से बाइंग हो आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड अ क्रैप डीलिंग, डील करना। और क्रैप क्या है कि जब ये शेयर की बाइंग और सेलिंग आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज हो, दैट इज कॉल्ड अ क्रैप डीलिंग। टर्मिनोलॉजी याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देन आफ्टर नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये देखो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि सेटअप हुई थी 1996 में। ये क्या है? श्योरिटी देती है, श्योरिटी देती है कि आपका जो ट्रांजैक्शन होगा स्टॉक मार्केट में, जो आपका ट्रांजैक्शन होगा वो सेफ है। क्लियर? ये पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको श्योरिटी देती है जो कि सेटअप करी गई 1996 में कि JNSCC की आपको सेफ्टी देगी, सिक्योरिटी देगी कि हाँ आपके ट्रांजैक्शन सेफ हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड NSCC। क्लियर? ऑथराइज कैपिटल, ये समझना। देखो जैसे मानिए कोई कंपनी खुली और उसने बोला कि मैं शेयर इशू करूंगा, शेयर इशू करूंगा और शेयर इशू करने के साथ मैं इसकी प्राइस रखता हूं 10 रुपये। क्या रखता हूं? 10 रुपये। एक शेयर की प्राइस 10 रुपये रखता हूं और मुझे 1 करोड़ शेयर, 1 करोड़ शेयर इशू करने हैं, 10 करोड़ की जरूरत है मुझे। कितने की? 10 करोड़ की जरूरत है, 10 करोड़ की जरूरत है। तो ये क्या है कि इसका ऑथराइज कैपिटल मीन से कितने शेयर वो इशू कर सकता है इतनी प्राइस पर, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। समझ मेरी बात को? जैसे देखिए द लिमिट अप टू विच शेयर कैन बी इशू बाई ए कंपनी, एक लिमिट डिसाइड कर दिया कि वो इतने ही शेयर इशू कर सकता है क्योंकि उसके एक शेयर की प्राइस इतनी है। समझे मेरी बात को? एक लिमिट डिसाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। समझ गए इतना बात को? बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया, ऑथराइज कैपिटल के बारे में बता दिया। चलते बनाएंगे। देन आफ्टर ग्रीन शू ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि जब प्रोविजन कंपनी शेयर पहली बार इशू करती है तो क्या होता है कि जिको मानिए कि किसी कंपनी को 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए किसी कंपनी को, उसने शेयर अपने इशू कर दिए। अब शेयर इशू करने के साथ 10 करोड़ तो आ गए, बट कंपनी को और रिक्वायरमेंट करनी पड़ रही है कैपिटल की। तो वो क्या है कि जब ग्रीन शू ऑप्शन में क्या होता है कि वो अपने और शेयर इशू कर सकती है। समझे मेरी बात को? कितना? 15% और बियॉन्ड शेयर इशू कर सकती है अपनी फुलफिलमेंट करने के बाद भी, तो उसको बोलता है ग्रीन शू ऑप्शन। समझ गए मेरी बात को? इतना भी समझ में आ गया? देन आफ्टर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, देखो कंप्यूटराइज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए जब हम स्टॉक एक्सचेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। वी कैन से स्क्रीन आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी रहती है तरीके से। मैंने आपको कई सारे दिखाता हूँ आपको, किसी में दिखे मुझे बताता हूँ। आजा भाई, हाँ ये स्क्रीन देखो, इस तरीके की स्क्रीन, तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड अ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। समझ गए मेरी बात को? ये आपको सिंपल समझा दिया है। चलते बनाएंगे। देखो अब अपन पढ़ेंगे ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्लियर? ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर। अभी आप डिवेंचर समझो, ये मत समझो, OFCD मत समझो। ये OFCD में आपको बाद में समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, बाद में नहीं, अभी समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। पहले आप डिवेंचर समझो। डिवेंचर क्या है? ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें क्या होता है कि लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों फ्रेम इशू करती है टू रेज फंड इन अ सिक्योरिटी मार्केट।
क्लियर, समझ में आया। अब आप बोलोगे कि सर शेयर और डिवेंचर में अंतर क्या है। देखो वो अंतर भी अपन समझेंगे, उसको भी अंतर समझेंगे। डिवेंचर आपका सिक्योर है, आपका पैसा आपका सिक्योर है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर कंपनी डिफॉल्ट भी होती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी डिवेंचर को दी जाती है। जो डेट इंस्ट्रूमेंट है डिवेंचर को सबसे पहले दी जाएगा पैसा। अगर डिफॉल्ट होती है कोई भी कंपनी, प्रॉफिट भी होता है कंपनी का, तो सबसे पहले डिवेंचर को प्रायोरिटी दी जाएगी, देन आफ्टर शेयर को दी जाएगी। तो ये सिक्योर है डिवेंचर, आपका पैसा डूबेगा नहीं इसमें, ठीक है। आपका प्रॉफिट कम होगा वो अलग मैटर है, बट आपका सिक्योर है पैसा डिवेंचर में। समझ गए मेरी बात को। अगर किसी भी कंपनी के आप डिवेंचर खरीदते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, डिवेंचर खरीदते हो, तो आपका पैसा सिक्योर है। इसमें आपको प्रॉफिट कम मिलेगा क्योंकि शेयर जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड होता है। शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट ऑफ कंपनी, प्रॉफिट ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड होता है शेयर, और ये डिवेंचर कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं होता, प्रॉफिट पर डिपेंड होगा, बट इसमें पहली प्रायोरिटी दी जाती है। अब इसमें भी कई सारे टाइप होते हैं। देखो सबसे पहला टाइप होता है रिड्यूएबल, नॉन रिड्यूएबल, पार्सली कन्वर्टेबल और फुली कन्वर्टेबल। अब ये कन्वर्टेबल क्या है सर, कन्वर्टेबल तो समझाइए। कन्वर्टेबल का मतलब यहां पर ये है कि जब डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब ये कब, देखो आपने देखा कि आप पे किसी कंपनी में डिवेंचर है, क्लियर, आपने देखा कि ये कंपनी तो बड़ा प्रॉफिट कर रही है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं तो कन्वर्टेबल डिवेंचर लूंगा, कि आगे चल के अगर मुझे लगेगा कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो मैं इसको शेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि वो बेनिफिशियल है आपके लिए। बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, शेयर जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड होता है। आपको शेयर होल्डर बन जाओगे आप, क्लियर, शेयर हो जाएगा। तो कन्वर्टेबल, फुली कन्वर्टेबल में क्या होता है कि फुली कन्वर्टेबल में ये होता है कि आप डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, पर कब, जब कंपनी प्रॉफिट में हो। और जब डिफॉल्ट में हो कंपनी, आपको लग रहा है कि ये कंपनी डिफॉल्ट में जा रही है, तो कभी डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट मत करना, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि क्या है कि उसके बाद आपके शेयर भी डूब जाएंगे। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट में जाती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है डिवेंचर को, समझे मेरी बात को। बाद में जो बचा कुचा है वो शेयर को मिलता है, पहले डिवेंचर को दिया जाएगा। समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसके चार टाइप हैं, रिड्यूएबल, नॉन रिड्यूएबल और पार्सली कन्वर्टेबल। वी कैन से कुछ पार्ट हमारा कन्वर्ट कर देंगे शेयर में और कुछ पार्ट हम डिवेंचर रखेंगे। और फुली कन्वर्टेबल जिसमें पूरा डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाए। समझे मेरी बात को, समझ में आ गया आपको, डिवेंचर पूरी समझ में आ गया। ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, शेयर और डिवेंचर में अंतर भी सब पता चल गया आपको। शेयर क्या है, प्रॉफिट बेस है, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसी बेसिस पर है। समझे मेरी बात को। अब समझेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब क्या है दोस्तों कि हमारे इंडिया के लोग बाग हैं, जो इंडियन हमारे लोग हैं, इनका पेट कभी नहीं बढ़ सकता, इनका पेट कभी नहीं बढ़ सकता। चाहे इन पर 5 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, चाहे 15 करोड़ आ जाए, तो 20 करोड़ आ जाए, तो ये विदेश जाने की सोचेंगे कि अब तो मैं शेयर फॉरेन कंपनी खरीदूंगा, जो फॉरेन कंपनी है उसके शेयर खरीदूंगा। और इसके अंदर एक और अच्छी बात है, तो इंडिया ने इसके लिए एक फैसिलिटी बना के रखी है, जिसको बोलते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसे मानिए किसी फॉरेन कंपनी को अपने शेयर बेचना है इंडिया के अंदर, या फिर इंडिया के अंदर बेचना है और इंडियन इन्वेस्टर चाहिए उनको, तो वो क्या करेगी, फॉरेन कंपनी अपने शेयर इशू करेगी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के जरिए। और जो इंडियन लोग होंगे वो इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे इन द फॉर्म डॉलर में नहीं, रुपी के फॉर्म में। ये भी याद रखना क्या है कि इसके शेयर, कंपनी के शेयर खरीदेंगे रुपी के फॉर्म में, याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो रुपी के फॉर्म में शेयर खरीदेंगे इसके, ना कि डॉलर के फॉर्म में या फिर अदर करेंसी फॉर्म में। इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट का मतलब यही है
कि अगर किसी इंडियन को या फिर हमारे सिटीजन को किसी फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदना है तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट का यूज़ करेगा बाई इंडियन रुपी इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपी का यूज़ करके। दैट इज कॉल्ड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें बकवास मत लिख के आना। सिंपल ये लिखना कि अगर किसी भी फॉरेन कंपनी को शेयर बेचना है तो इंडियन कंपनी मतलब इंडियन सिटीजन शेयर खरीद लेगा फॉरेन कंपनी के इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपीज़ ओनली। याद रखोगे, सिंपल है। चलते बनाते हैं नेक्स्ट आफ्टर शेयर एट पर एंड प्रीमियम। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मानिए एक कोई कंपनी है, मैंने कोई कंपनी खोली नई। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आप कंपनी खोल लो, हमको तो खुलवा दो एक दो कंपनी। तो आपने खोली, चलो ठीक है, आपने कोई कंपनी खोली, क्लियर। चलो मैंने कंपनी नहीं खोली, आपने कंपनी खोल ली, ठीक है, नई कंपनी है आपकी। तो सबसे पहले आप शेयर इशू करना है। आपको 10 करोड़ रुपीस चाहिए। कितने? 10 करोड़ रुपए चाहिए आपको। अब 10 करोड़ रुपए चाहिए और आपको मालूम है कि मेरे नए शेयर है, मेरे शेयर की प्राइस 10 रुपये है सिर्फ ओनली। कितनी? 10 रुपये। तो आप कितने शेयर इशू करोगे? आप शेयर इशू करोगे 1 करोड़। 1 करोड़ शेयर इशू करोगे। 1 करोड़ शेयर इशू करोगे। तो ये क्या है? आप पर बेसिस पर करोगे। किस पर? पर एट शेयर एट पर मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पर 10 रुपीज़ क्योंकि आपके नए शेयर है तो इसलिए आपको पर लेवल पर जो 10 रुपीज़ आपकी मिनिमम प्राइस है उस पर शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। 10 रुपीज़ मत कंसिडर करना, आप कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी नई कंपनी है वो इशू करेगी मिनिमम 10 रुपीज़ का एक शेयर। तो मतलब कोई भी कंपनी है वो 10 रुपीज़ का शेयर रखती है अपना नए, क्लियर। तो वो पर लेवल की। और मानिए कोई पुरानी कंपनी है, कोई ओल्ड कंपनी है, उसको शेयर इशू करना है और उसको 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और उसका शेयर 50 रुपये का है क्योंकि वो पुरानी कंपनी है। उसका शेयर 50 रुपीज़ का है। क्या शेयर है? 50 रुपीज़ का शेयर है। तो वो क्या, उसको शेयर कम इशू, वीकेंड से शेयर कम इशू करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर में होना था। तो ये प्रीमियम है, समझे? ये प्रीमियम जानते हो कि कुछ लोग होते हैं ऑर्डिनरी। अगर नई कंपनी है तो वो पर बेसिस पे है। और अगर प्रीमियम माने प्रीमियम हायर लेवल प्रीमियम आया भाई, आदमी प्रीमियम आदमी है यार, ये वैल्यू इसकी अलग ही है, तो आदमी हंसते हंसते प्रीमियम आदमी से बात करता है। और जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है उससे बात नहीं करता आदमी। तो प्रीमियम कोई ओल्ड कंपनी है जिसकी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो वो कम शेयर करके इशू करके भी इतने पैसे वो आराम से रेस कर लेगा, कैपिटल को रेस कर लेगा। दैट इज कॉल्ड, वो प्रीमियम हिसाब से शेयर को इशू करेगा। पर प्रीमियम में समझ में आ गया कि नई कंपनी है तो उसको ज़्यादा शेयर इशू करने पड़ेंगे उतना पैसा कलेक्ट करने के लिए, और अगर कोई पुरानी कंपनी है तो उसे कम शेयर इशू करने पड़ेंगे इतना कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड पर एंड प्रीमियम। समझ में आया मेरी बात को? अब समझते हैं एंजल इन्वेस्टर। देखो ये एंजल इन्वेस्टर मैंने आपको बता दिया था, बजट का वीडियो देखिए आप मेरा 2024 का बजट मैंने पढ़ाया है, उसमें आपको मैंने एंजल इन्वेस्टर के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। बट इस समय मैं आपको समझाऊंगा, बजट देखने नहीं दूंगा क्योंकि वो बड़ा लेक्चर है, 1.5-2 घंटे का, शायद आई थिंक 1 आवर 30 मिनट का लेक्चर है वो, तो वो मत देखना। और 2024 ओल्ड हो गया अब तो बजट, वो कोई काम का भी नहीं है, क्लियर। तो एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? देखिए क्या होता है कि कई सारे पर्सन बहुत पैसे वाले होते हैं, उन पर इतना मनी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ खर्च करूँ पैसा, उन्हें पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि यार पैसा इतना है पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही है, डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है मेरे को कि पैसा कहाँ खर्च करूँ, क्लियर। अब मैं गरीब आदमी एक कंपनी खोलता हूँ। अरे सर फिर से आप आ गए कंपनी खोलने। देखो मैं एक कंपनी खोलता हूँ, मान लीजिए कंपनी खोली मैंने, कोई नई कंपनी है। अब मुझे कैपिटल की ज़रूरत है। अब या तो शेयर तो इशू होंगे नहीं नई कंपनी के, अगर शेयर इशू हो जाता तो अच्छी बात है, वहाँ से कैपिटल। अब मुझे दूसरे तरीके से कैपिटल को रेस करना है, तो मैं एंजल इन्वेस्टर से बात करूँगा कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाइए और मैं अगर प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट दे दूंगा, आपका प्रिंसिपल रिटर्न कर दूंगा, या फिर आपको शेयर होल्डर बना लूँगा। मोस्टली क्या होते हैं जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, ये फैमिली मेंबर या फ्रेंड ही होते हैं, कंपनी के फैमिली मेंबर या फ्रेंड होते हैं। याद रखना, फैमिली मेंबर या फ्रेंड होते हैं उसी कंपनी के पर्सन के। बट इनका लालच भी होता है।
अगर कंपनी ग्रोथ कर गई, हालांकि नई कंपनी में पहले विश्वास तो करेगा नहीं वो, अगर उसको विश्वास है एंजल इन्वेस्टर को कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, आगे चल के ये कंपनी आगे बढ़ गई, बड़ी हो गई, तो प्रॉफिट होगा। या तो मैं पैसा प्रिंसिपल मिलेगा मुझे और प्रॉफिट ही मिलेगा, या मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊँगा, इस कंपनी का पार्टनर बन जाऊंगा। जितना मैंने पैसा दिया है उस हिसाब से मैं शेयर खरीद लूँगा और प्रॉफिट वैसे मैं शेयर खरीद लूँगा, तो ये कंपनी वाला भी शेयर इसको दे देगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर एंजल इन्वेस्टर ने ही इसकी मदद करी थी। तो एंजल कौन होते हैं? परी। परी आप जानते हो, परी माने एंजल, तो परी देखो ये पंख लगाया है, ये परा बन गया है, अब ये परा है। क्लियर? तो ये परी की तरह आते हैं और मदद करके चले जाते हैं। समझे मेरी बात को? एंजल इन्वेस्टर कौन? मदद करने वाले, बट इनका भी लालच होता है कि आगे चल के शेयर होल्डर बन जाऊंगा या फिर प्रॉफिट कमाऊंगा। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो इसी के साथ ये इंडियन स्टॉक मार्केट का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, पूरी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी, आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। और अगर छूट भी गया हो तो आप देख लेना, आगे चल के कभी मेरे जो न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो आते हैं उसमें कवर करा दूंगा। डेली आप मुझसे जुड़े रहिए, आपकी नॉलेज ही एक्सपांड होगी। मिलते हैं हम 14th लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।